उम्र थका नहीं सकती कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की दोस्तों तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर जीके चैनल पर। आज हम लोग जो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के एक की प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रार्थना समाज। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंगा नाम के व्यक्ति ने की थी, जो कि केशव चंद्र सेन की हेल्प से की गई थी। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पे हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र में हुई थी, स्पेशली मुंबई में। कब? 1867 में। फिर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस संगठन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। तो इंपॉर्टेंट स्कॉलर इसके हैं महादेव गोविंद रनाडे, जो इस संगठन को ज्वाइन करते हैं 1870 में। और बाद में क्या होता है कि महादेव गोविंद रनाडे को ही चीफ डायरेक्टर बना दिया जाता है प्रार्थना समाज का। और प्रार्थना समाज का चीफ डायरेक्टर बनते ही ये अच्छा एफर्ट लगाते हैं कि जो ये पूरा संगठन है, इस संगठन का जो एक्सेस है या लोगों का बेनिफिट है या जो अवेयरनेस है पूरे ऑल इंडिया लेवल में फैलाया जाए। अब क्या होता है, इनकी इस इफोर्ट से कई और स्कॉलर आके जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जी.आर. भंडारकर जो कि हिस्टोरियंस हैं। फिर आप देखेंगे एन.जी. चंद्रवरकर, ये भी हिस्टोरियन है, ये भी इस संगठन से जुड़ते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए दोस्तों कि ये समाज या संगठन बनाया तो गया, इस संगठन के मेन उद्देश्य क्या थे। तो इस संगठन के मेन उद्देश्य दोस्तों ये थे, जैसे पहले इसमें एक पॉइंट है कि डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, मतलब ये संगठन के मानने वाले लोग या फॉलोअर कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से नकारते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, ये जो है वोमेन एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, मतलब वोमेन्स को एजुकेशन में प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये इनकी प्रियॉरिटी है। फिर ये विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो विधवा विवाह है इसको लाया जाए, समाज में जो विधवा औरतें हैं उनके ऊपर जो अन्याय होने वाला है उसको रोका जाए, ये भी इनका एक एजेंडा था। फिर राइजिंग द एज फॉर मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इन सब के लिए जो एज का एज है इसको बढ़ाने की बात ये लोग करते थे। तो ये है इन सब टॉपिक्स के बारे में एक जनरल ओवरव्यू। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट की प्लेयर हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में, वो हैं आपके यंग बंगाल मूवमेंट और है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर हम इन्हीं दो के बारे में डिस्कस करेंगे। वो हैं आपके पहला यंग बंगाल मूवमेंट। और यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे, पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो ये हैं आपके हेनरी वेवन डेरेज्यू। अब आपके मन में आना चाहिए कि ये बंदा है कौन। तो ये बंदा एक टीचर था। क्या था? टीचर था, जो पढ़ाता था द हिंदू कॉलेज में। अब आपके मन में आना चाहिए कि द हिंदू कॉलेज स्टेब्लिश किसने किया है। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि द हिंदू कॉलेज को स्टेब्लिश करने वाला कौन था, आपका डेविड हेयर था। और डेविड हेयर इसको स्टेब्लिश करता है विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। तो उसी स्कूल में पढ़ाता है बंदा। और ये इस मूवमेंट का समर्थन या इस मूवमेंट को इनिशिएटर कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है क्योंकि इसकी जो डिमांड होते हैं वो रेडिकल होते हैं। ये जो भी बातें रखता है वो अपने समय के से काफ़ी आगे की सोच की होती है, इसीलिए इसे रेडिकल कहते हैं। अब आपके मन में यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई किसी बंदे के अंदर इतने रेडिकल थाट क्यों आए। तो रेडिकल थाट इसलिए आए क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेन कोटेशन थी आपकी थी लिबर्टी आपका, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड। तो ये 3 पॉइंट थे जो इसके विचारों में देखने को मिलते हैं। जैसे ये कहा करते थे कि जो लोग चाहते हैं लिकर पीना तो सोसाइटी में लिकर करें, ये लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो करें, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देने की बात करता था, जो उस समय तत्काल की सोसाइटी वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट। तो इसका सिचुएशन ये हुआ कि इसके थॉट को बहुत ज़्यादा सोसाइटी में निगलेक्ट कर दिया गया, नहीं एक्सेप्ट किया गया। इसी वजह से क्या होता है, आगे चल के यंग बंगाल मूवमेंट जो है ख़त्म हो जाता है। और इस पर जो है यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है मेंस में। और इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका हेनरी वेवन डेरेज्यू है, इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट है, जो पहला पोएट कि इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में लिखा हो, तो इसको माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हेनरी वेवन डेरेज्यू के बारे में और यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में दोस्तों। तो पहले ये जानिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे कौन। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे, बेसिक पॉइंट। अब इनके थॉट या बिलीव्स क्या थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिलीव करते थे हाई मोरल वैल्यू में, मतलब जो बंदा हाई मोरल वैल्यू में बिलीव करेगा वो भेदभाव नहीं करेगा, बेसिक सा बात है। उसके जो सोशल कंडक्ट होंगे अच्छे होंगे, उस चीज़ को बढ़ावा देगा, ठीक है। फिर आप देखिए ये डीप ह्यूमनिस्ट थे। डीप ह्यूमनिस्ट मतलब मानवतावाद को बढ़ावा देने वाला बंदा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन में समाज में हो रहा है, डाउन टू सेक्शन के अगेंस्ट या अनटचेबल्स के अगेंस्ट, उन सबके विरुद्ध ही बंदा लड़ेगा।
फिर ये जनरस टू पीपुल थे, मतलब ये दयालु भाव रखते थे मानव जाति को लेकर के, ये इनके बिलीफ थे। इन बिलीफ को इनके कार्यों में आप देखने को पाएंगे। जैसे ये क्या करते हैं, 1859 में जो है ये प्रिंसिपल बनते हैं संस्कृत कॉलेज के, और प्रिंसिपल बनते ही ये क्या कर देते हैं कि जो डाउन ट्रेडन सेक्शन के लोग हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो अनटचेबल्स हैं उनको भी अलाउ कर देते हैं कि वो आके स्टडी करें यहाँ पर। फिर देखेंगे दोस्तों कि ये क्या करते हैं, जो विडो रीमैरिज मूवमेंट है उसका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनकी सिचुएशन सोसाइटी में बना रहे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सभी मानव जाति के प्रति एक दया भाव रखते हैं। तो जो किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम होता है उसका इन्फ्लुएंस उसके एक्शन पे देखने को मिलता है, वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। फिर दोस्तों ये इन्हें जो है क्रूसेडर कहा जाता है। क्रूसेडर मतलब देवदूत कहा जाता है। आपके मन में आना चाहिए किसके लिए कहा जाता है, तो इनको देवदूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट लड़ते हैं देवदूत बन के। और ये पोलीगेमी यानी कि जो है बहुपत्नीवाद, मतलब एक आदमी जो है कई पत्नियों को रख सकता है, इस विचारधारा के खिलाफ भी ये लड़ते हैं। फिर दोस्तों ये क्या करते हैं, बाद में एक सेक्रेटरी के तौर पर बेंथ्यू कॉलेज में काम करते हैं, और बेंथ्यू कॉलेज में भी ये कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेडन सेक्शन के लोग हैं उनको अलाउ करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। मतलब पूरे लाइफ में आप देखेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसी के इर्द गिर्द काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण जो इससे पहले था, इससे पहले इनके पहले से जो संस्कृत कॉलेज था आपका, जहाँ पर ये प्रिंसिपल बनते हैं बाद में, वहाँ पर केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत पढ़ सकते थे। जब ये प्रिंसिपल बनते हैं तो जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं, अनटचेबल्स हैं या कोई भी लोग हो, उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आप आइए और संस्कृत को पढ़िए। तो ये इनका एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट की प्लेयर थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, उनमें से आपका इनका नाम उल्लेखनीय रूप से या अच्छा रूप से याद किया जाता है, उनमें आपका है जैसे बाल शास्त्री जंभेकर हैं, फिर आप देखेंगे परमहंस मंडली है, फिर सत्य शोधक समाज और उसके फाउंडर ज्योतिबा फुले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इनके कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। जैसे बाल शास्त्री जंभेकर हैं, तो बाल शास्त्री जंभेकर जो है ये पहले जंभेकर नाम से आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन सेंस से कि ये बंदा बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है, मतलब मराठा जर्नलिज्म में इन्हें पिता कहा जाता है कंट्रीब्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उस न्यूज़पेपर का नाम था दर्पण, जो कि स्टार्ट किया था इन्होंने 1832 में। इसके साथ साथ इन्होंने एक मैगजीन भी स्टार्ट करना शुरू किया था। मैगजीन मतलब वीकली या एक टाइम पीरियड के बाद रिलीज होता था, तो उस मैगजीन का नाम था दिग्दर्शन। और वो मैगजीन दिग्दर्शन जो है रिसर्च करता था किसके बारे में, साइंस और हिस्ट्री के बारे में, और उसको पब्लिश करता था लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए। और इन्हीं दोनों मीडियम के थ्रू जो है वो रेशनैलिटी, ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते थे, और जो सोसाइटी में इन्वॉल्व इल्स थे या प्रॉब्लम्स थी उसको इशू को राइज करते थे। इसके साथ साथ ये जो बाल शास्त्री जंभेकर हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। और बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी केवल लाइब्रेरी ही नहीं थी, यहाँ पर लोग आते थे, पढ़ते थे और डिस्कस भी करते थे। इससे क्या होता था, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन पूछने की आर्ट, ये सब चीज़ें उनका माइंडसेट डेवलप होता था। तो एक अप्रोच भी सिखाने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार बाल शास्त्री जंभेकर ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। फिर आप देखेंगे दोस्तों परमहंस मंडली के बारे में। तो परमहंस मंडली जो दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1849 में, और इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी महाराष्ट्र में। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था दादाबा पांडुरंगा, जो कि सहायता से स्थापित करते हैं, किनकी सहायता से, मेहताजी दुर्गाराम, इनकी सहायता से दादोबा पांडुरंगा जो है इसको इस्टेब्लिश करते हैं परमहंस मंडली को। और परमहंस मंडली की जो एक आइडियोलॉजी थी वो कुछ लिंक या मैच कह सकते थे, मैच करती थी आपके द मानव धर्म सभा सोसाइटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो हिडन रूप से काम करती थी, उससे इनकी आइडियोलॉजी लिंक करती थी। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि जो परमहंस मंडली के लोग थे वो इस बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि आप फ्रीडम ऑफ थॉट हो, आप एक्सप्रेस कर सकें चीज़ों को। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में रेशनैलिटी और साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देने की बात करते थे। फिर अब जो इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण विथ रिस्पेक्ट टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हैं वो है आपके ज्योतिबा फुले और उनका सत्य शोधक समाज। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले जो है ये बाय बर्थ एक माली फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये जो है कास्ट सिस्टम का सीधे सीधे विरोध करते थे। ये कास्ट सिस्टम का सीधे सीधे विरोध इसलिए करते थे क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो कास्ट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है किनके द्वारा, आर्यंस के द्वारा। ये इंडिया का खुद का क्रिएशन नहीं है। फिर ये जो है महाराष्ट्र में इनका बर्थ हुआ था, जो वर्तमान में सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों। फिर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा, उसका नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। तो ये जो सार्वजनिक सत्य धर्म है दोस्तों, ये बुक है इनके द्वारा लिखा गया, जो
कहीं ना कहीं बात करता है सत्यशोधक समाज के प्रिंसिपल्स के बारे में। लेकिन जो आपका गुलामगिरी बुक है दोस्तों, ये रिलेटेड है आपके जो अमेरिकन सिविल वार है, जिसमें दास प्रथा और जो कृतियां हैं उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है इस बुक में। फिर आप देखेंगे दोस्तों, एक पंपलेट मतलब एक प्रकार का न्यूज़ पंपलेट कह सकते हैं, वो पब्लिश किया करते थे लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए। उसका नाम इसहारा था। और इसमें क्या करते थे, ये पेजेंट के इशू, जो आपके किसान हैं उन किसान के इशू को उठाया करते थे और उसमें आर्गूमेंट अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे। फिर दोस्तों इन्होंने एक सत्यशोधक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सत्यशोधक सोसाइटी का जो एम था वो दो ही था। पहला कि सोशल सर्विस को डिलीवर करना। सोशल सर्विस मतलब जैसे कि वृद्धाश्रम बनवाना, या जो विडो रिमैरेज को बढ़ावा देना, या जो विडोज़ हैं वो होम में रहना चाहती हैं, विडो होम बनाना उनके लिए, और एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सब बातें इनके इसमें थी। और इसके साथ साथ इनका जो सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो आजकल के सामान्य लड़कियों के बारे में जानकारी नहीं होती है इनके बारे में, कि इन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेकर के और लोअर कास्ट के लोगों को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके साथ इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, अपने घर को ही एक प्रकार से एजुकेशन का सेंटर बना करके वुमेन को एजुकेट करती थी। जबकि इनकी पत्नी खुद स्वयं एजुकेटेड नहीं थी पहले, वो बाद में एजुकेटेड होती हैं खुद, और खुद पढ़ाती हैं, लड़कियों को प्रमोट करती हैं। फिर फुले ने जो है एक बाली जानते होंगे, रामायण का एक कैरेक्टर है, तो बाली को एक एज अ कैरेक्टर यूज किया है कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को अपोज करने के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो बाली है, ये ब्राह्मण का विरोधी टाइप का यूज करते थे ये लोग, और ये खुद इस बाली को एक अपोजिट की तरह यूज किए हैं अपने कैरेक्टर में। फिर देखेंगे दोस्तों कि इनका जो मेन एम है, किनका, ये ज्योतिबा फुले का जो मेन एम आप देखेंगे, इनकी पूरी जो आइडियोलॉजी है या पूरी जो इनके प्रिंसिपल है, कि कहीं ना कहीं ये टोटली अबोलिश करना चाहते हैं कास्ट सिस्टम को। ओके दोस्तों, और इसके साथ साथ इन्होंने होम फॉर वुमेन, मतलब कुछ वुमेन्स जैसे आप देखेंगे, कुछ वुमेन के यहाँ चाइल्ड मैरिज हो गया, उनका पति मर गया, तो उनके लिए विडो होम बनवा दिया। इसके साथ साथ वुमेन्स को कलेक्ट करके एक जगह पर रखने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए और स्किल सिखाने के लिए, इन सब क्षेत्रों में भी इन्होंने कार्य किया है दोस्तों। और इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको महात्मा भी कहा जाता है। और ये महात्मा जो कहा जाता है, ये कंट्रीब्यूशन है औरतों की दिन, क्योंकि जो औरतें हैं इनके सोशल वर्क से इन्फ्लुएंस होकर के इन्हें जो है महात्मा कहा करती थी। तो ये जो जनरल इंट्रो है दोस्तों, इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।